जी स्टूडेंट्स आर यू बैक? जी जी काफी स्टूडेंट्स आ गए हैं। यस सर। तो यस सर। सेशन खत्म होने से पहले हम ईबीआईटी पे डिस्कशन कर रहे थे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के ऊपर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर आपकी अर्निंग है 100 रुपया और आपका इंटरेस्ट यहाँ पे 0 आ जाता है, तो आपके ऊपर आपका जो 100 रुपया है इसके ऊपर आप इसको कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्सेस। और टैक्स अगर आपका रेट है जी 29%, जो कि पाकिस्तान में कंपनीज का चल रहा है, तो आप 29% अगर ले लेते हैं 100 का, तो कितना बनता है? तो सर मेरे 9। पास स्क्रीन फ्रीज हुई है कि सबके मुझे शो नहीं हो रही, बस EBIT लिखा आ रहा है। अच्छा, जी शो रही। रोड़ी थी। ओके हो गया। अब देखो, सर हाँ जी, अब शो हुई है, थैंक यू। ठीक है। सर ये जरा कैलकुलेशन दोबारा बता दें। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। मैं कह रहा हूँ कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है आपका 100 रुपीज, ठीक है जी, ठीक हो यस गया। सर, ठीक है सर। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अगर आपका 100 है और इंटरेस्ट आपका 0 है, मैंने आज ये म्यूजिक यस बंद करें सर। जरा, सर वो बैकग्राउंड पर टीवी लगा हुआ है। तो बंद कर दें इसको, अपनी म्यूट कर लेना अपने आप को। अच्छा जी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अगर 100 है और इंटरेस्ट आपका 0 है, तो ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्सेस आपकी 100 रुपीज हो जाएगी। ले जी, टैक्स रेट हमने लगाया 29% कंपनीज का है, तो हम ये देखते हैं कि 100 में से माइनस करेंगे 29 रुपीज, तो ये 71 रुपीज आपका जो है वो नेट इनकम आ जाएगी। ठीक है जी, नेट अर्निंग्स आ जाएंगी आपकी 71 रुपीज की। ठीक हो गया। दूसरा सिनेरियो ये देखिए कि अगर आपके पास 100 रुपीज की ईबीआईटी है और इंटरेस्ट है आपका 20 रुपीज, ठीक हो गया, तो आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्सेस कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 80। और 80 के बाद आप 80 का लेते हैं 29%, 29, तो ये कितना बनता है? कितना बन गया? 23.2। और 80 में से फिर आप जब इसको माइनस करोगे 23.2 को, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी कितनी? 56.8। अब इस चीज को गौर से देखें कि अगर आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, अगर आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट मौजूद है, तो वो डायरेक्टली आपके टैक्स रेट की स्लैब के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, वो टैक्स रेट आपका कम कर देगी, या मींस कि टैक्स जो आपने टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी वो आपकी कम हो जाएगी, 23.2 बन जाएगी, क्योंकि आपकी नेट अर्निंग जो है वो कम कर रहा होगा। सर इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा उतना टैक्स रेट कम होता जाएगा। हाँ, उतना टैक्स रेट कम होता जाएगा, लेकिन अगर आप ये देखें कि ये 20 से 10 हो जाता है सपोज, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 90। 90 का आपने 29% दिया, तो ये आ गया 26.1, और 64 आपका जो है वो नेट अर्निंग आ जाती है। यहाँ पे 6 रुपए का इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। तो अब जो हमने चीज नोट करनी है
वो ये चीज है कि आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट या फाइनेंस की कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी वो आपके एक तो नेट टैक्स को टैक्स की अमाउंट को कम करेगी, एक इम्पैक्ट ये आएगा। और दूसरा इम्पैक्ट अगर आप डायरेक्टली देखो तो आपके नेट प्रॉफिट की अमाउंट को ये कम कर रहा होता है। ठीक हो गया? जी सर। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट था। ये आपको सर मैंने बिल्कुल। ईबीआईटी की मदद से समझा दिया है कि अगर कोई कहता है यार आपकी कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट्स बहुत ज्यादा है, तो इंटरेस्ट की पेमेंट्स की वजह से आपको टैक्स कम कर देना पड़ता है। पहले आप 29 टैक्स दे रहे थे, अब आप 26 दे रहे हैं, तो टैक्स की अमाउंट आपकी कम हो गई। ठीक है, आप ये मान लेते हैं, चलो ठीक है जी, हम इंटरेस्ट की वजह से हमारा टैक्स जो है वो कम हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी तो कम हो रही है ना। जी प्रॉफिटेबिलिटी सर। आपकी कम हो रही है। प्रॉफिट आपको पहले 71 था, अब आपको 64 हो रहा है। जी तो इंटरेस्ट की पेमेंट भी आप दे रहे हैं, टैक्स भी आप दे रहे हैं, तो आपकी जो नेट अर्निंग है वो कम होती जा रही है। ये आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गई पॉइंट कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हम निकाल लेते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो आती है उसके ऊपर इंटरेस्ट का इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव में है, और टैक्स का इम्पैक्ट भी जो है वो नेगेटिव में है, कि वो नेट अर्निंग को आपके डिक्रीज कर देता है। अब ये फाइनेंशियल कॉस्ट है। अब ये क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट है। सपोज अगर आपका ईबीआईटी निकल आती है, उसके बाद आपकी जो इंटरेस्ट की पेमेंट है, इंटरेस्ट की पेमेंट आ जाती है 110 रुपए। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लॉस में चले जाएंगे। ठीक है जी, 10 रुपए के आप लॉस में डायरेक्टली चले जाएंगे। यहाँ पे भी आप 10 रुपए के लॉस में चले जाएंगे, और ये 10 रुपए आपको कहीं ना कहीं से पूरा करना पड़ेगा। ये अमाउंट यहाँ पे डिलीट करके आप -10 पे आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपने फिर अगर आपको लॉस ही हो गया तो आप टैक्स तो नहीं ना दे सकते। जब आपकी नेट अर्निंग नहीं हुई है, आपको नेट लॉस हुआ है, तो आप टैक्स अदा नहीं कर सकते। ठीक है, हम इस चीज को देखेंगे कि अगर हमने कोई लोन लिया है लॉन्ग टर्म का, तो वो हमें नेट इम्पैक्ट क्या दे रहा है। नेट इम्पैक्ट से मुराद ये है कि उसके इंटरेस्ट की पेमेंट और उसके टैक्स की पेमेंट जो है वो क्या हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा गिरा रही है, ठीक है, या वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को कम गिरा रही है। उससे हमें फायदा हो रहा है या उससे हमें नुकसान हो रहा है। ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि आपकी जो नेट अर्निंग थी, या सॉरी इंटरेस्ट रेट था, इंटरेस्ट की अमाउंट काफी ज्यादा थी, वो आपने पे ऑफ की, तो आप आगे ऐसी पोजीशन पे कि जिसमें आपने अपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए डिविडेंड अनाउंस करने की सिचुएशन में नहीं रहे। आपने उनको डिविडेंड भी अनाउंस नहीं किया। ठीक है, तो जब डिविडेंड अनाउंस नहीं करोगे तो वो भी तो जो पैसा है ऑब्वियसली वो उसकी कॉस्ट में जो आपने डिविडेंड के तौर पे देनी थी वो भी आपने यहाँ पे बचा लोगे। तो ये छोटा सा जो है वो पॉइंट था कि अगर आपको प्रॉफिट कम हो जाए तो आप कह सकते हैं कि हम इस साल डिविडेंड नहीं दे रहे। ठीक है, सिर्फ प्रेफर्ड स्टॉक वालों को आप डिविडेंड दे सकते हैं, आप कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड अनाउंस ना करें तो भी चलेगा। अगर ये मैं ईबीआईडी के हिसाब से ना बताता आपको तो आपने कह आप अब आपको समझ लग रही हो कि सर ये बहुत आसान सी चीज़ है। अगर ईबीआईडी के रेफरेंस से ना बताता तो शायद आपके लिए ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाती। खैर आगे चलते हैं जी। अब इंडिकेटर्स कौन से हैं इसके, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। डेट टू डेट रेशियो है, एक डेट रेशियो है, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद एक टाइम इंटरेस्ट
अर्नड रेशो है उसको भी हम देखेंगे, लेकिन डेट रेशो क्या है? इंडिकेट्स परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स फाइनेंस्ड बाय डेट्स। याद रखिएगा, मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बता चुका हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो कहती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ऐसे ही है जी, यस सर। सर बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। अब वो कहता है जी एसेट्स अगर 100 के हैं तो हमारी लायबिलिटीज अगर 60 की हैं और 40 की हमारी ऑनर इक्विटी है, तो अब वो हमें ये कह रहा है कि आपने ये देखना है इंडिकेट परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स फाइनेंस्ड बाय डेट। तो ये जो रेशो हमारे सामने निकल के आ रही है वो क्या है? वो ये है कि हमारे जो 100% एसेट्स हैं, 100 रुपए के एसेट्स हैं, इसमें 60 रुपए के एसेट हमने लाइबिलिटी से बनाए हैं और 40 रुपए के एसेट हमने अपनी ऑनर्स इक्विटी से बनाए। आसान था, जी सर। बहुत आसान था ना ये। यस सर। जी सर। ये हमारी जो एसेट्स हैं, ये 100 रुपया फाइनेंस कहाँ से किया? हमारे पास ये 100 रुपया आया कहाँ से? मिनाज बंद कर ले बेटा माइक अपना। हाँ, ये 100 रुपया आया कहाँ से है? ये 60 रुपया उधार लेके आया है और 40 रुपया हमारे अपने पास था जो हमने लगा के तो ये एसेट्स बने। ठीक है, ये आसान अल्फाज में ये जी था। सर। अगर हम थोड़े से मुश्किल अल्फाज देखें तो मुश्किल अल्फाज में हम इसको क्या कहेंगे जी? अब नहीं, मोटरसाइकिल अंदर खड़ी है, अभी स्टार्ट करके ले गया। एक सेकंड रुकना बेटा। जी सॉरी स्टूडेंट्स, वो अबू जरा मेरे परेशान हो गए थे, वो समझे कि मेरी बाइक कोई चोर लेके चला गया, तो खैर वो अंदर ही खड़ी हुई है। अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे
कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। आ जाए जी, ये देखिए आप, इंडिकेट्स परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स फाइनेंस बाय डेट्स। बहुत सिंपल रेशियो है। टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, इसमें दोनों लायबिलिटीज आपकी शामिल हो जाएंगी। कौन सा? लायबिलिटीज का पूरा सेक्शन आपका, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। जब हम टोटल एसेट्स से इसको डिवाइड करेंगे, यहां पे हमारे सामने निकल के आ रही है 75/200। ठीक है। अब एक ये उन्होंने हमें पोर्शन दिया है कि आउटसाइड लायबिलिटीज जो है वो टोटल 200 रुपए में से 75 रुपए की है। ठीक है। 75 डिवाइडेड बाय 200 सर ये मेंशन होती है बेटा। आपकी बैलेंस शीट आप निकालेंगे ना, तो एक लायबिलिटीज का सेक्शन है, एक ऑनर्स इक्विटी का सेक्शन है। जो लायबिलिटीज का टोटल सेक्शन है, लायबिलिटीज का टोटल सेक्शन है, उसको डिवाइड करना है आपने टोटल एसेट से। ठीक हो सर, गया। ऑनर सर इक्विटी जैसे को कि छोड़ देना आपने अभी। सर जैसे आपने बैलेंस शीट दी हो, उसमें दोनों साइड तो बराबर होंगे, इसमें सिर्फ लायबिलिटीज वाले साइड को ऐड करके और टोटल एसेट को ऐड करके डिवाइड करके स्टैंड निकालनी रहेगी। नहीं, देखो ना, मैं आपको बताता हूँ। एसेट्स दिए होंगे आपको, शॉर्ट टर्म एसेट्स, करंट एसेट जिसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट जिसे कहते हैं। सपोज इनका टोटल आता है, शॉर्ट टर्म है आपके 40 के, लॉन्ग टर्म आपके 60 के हैं, तो टोटल एसेट्स आपके 100 के हो जाएंगे। ठीक है जी। दूसरी साइड पे देखेंगे ना, तो हमें शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और तीसरा सेक्शन होता है ऑनर इक्विटी का। ऑनर इक्विटी या कॉमन स्टॉक्स का पोर्शन होता है। शॉर्ट टर्म अगर सपोज आपकी 40 की है, लॉन्ग टर्म आपकी 20 की है, और ये आपकी ऑनर इक्विटी 40 की है, तो हम कहेंगे जी टोटल मिला के 100 की बन गई। तो आपके लायबिलिटीज का सेक्शन कितने का बनेगा? 40 + 20 60 का बनेगा। मतलब सर ये आउटसाइड लायबिलिटीज जो Yes, sir. होती है वो टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी जो होती है वो होती है आपकी। नहीं, ऑनर इक्विटी इसमें शामिल नहीं होती। ऑनर इक्विटी जो है ना, वो इंटरनल लायबिलिटीज है। सिर्फ लायबिलिटी का सेक्शन शामिल होता है। हाँ, लायबिलिटी सर का मैं यही सेक्शन बात शामिल कर होगा, रहा था कि ऑनर इक्विटी लायबिलिटी इसमें वाले शामिल नहीं सेक्शन को ही करेंगे। ऐड करें। ऑनर इक्विटी का सेक्शन हम अमार जी, ऑनर यार इक्विटी 2 का मिनट बोलने दो यार। अच्छा, ऑनर इक्विटी का सेक्शन जो है ना, वो हमने इसमें शामिल नहीं करना। याद रखिएगा, ये जो लायबिलिटीज हैं ये आउटसाइड लायबिलिटी है, और ऑनर इक्विटी जो है वो इनसाइड लायबिलिटी है। ठीक हो गया सर। ठीक है। ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। अब ये जो सेक्शन है ना, हमारे पास 40 + 20 60 हो गया। सपोज इसको हम करते हैं 35 और इसको करते हैं हम 25। ठीक है जी। अब आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा कि 35 + 25 = 60। इस 60 को हम डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, जो कि ऑनर इक्विटी का, सॉरी, एसेट्स का भी टोटल है और इस साइड का भी टोटल 100 ही बनता है। तो ये 60% आपका आ गया कि 60% इज द डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो आपकी 60% है। अब मुझे ये बताएं कि आप 60% कर्जे में डूबे हुए हैं, तो इज इट गुड और इज इट बैड? इट इज बैड सर। बैड है सर। 60% अगर आप कर्जे में डूबे हुए हैं तो दिस इज रियली बैड। तो आपकी क्या परसेंटेज होनी चाहिए वैसे कर्जे में? 5-10%। सर मैक्सिमम 20 या 10%। 20 या 10%? आर यू श्योर? सर हो तो 10% से कम ही हो। यस सर। 10% से कम नहीं हो।
सर कार्बोनाडो करते हैं आई लेड इसका मतलब 60-40 ये सर 60-40 60-40 की बड़ी अच्छी रेशो है। 60% आपकी इक्विटी है, 40% आपका डेट है। जी लेकिन सर ये जी सर कुछ कंपनीज में मेरी रिकमेंडेशन तो ये 40% से कम होनी चाहिए। कुछ कंपनीज में 50-50 भी चल जाता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। और कुछ कंपनीज में 80-20 भी चलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस। वो किस वजह से, आप इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनीज जो हैं इनका डेट बहुत हाई होता है, इनका डेट बहुत हाई होता है क्योंकि इनकी पेमेंट्स जो हैं वो रुक रुक के आती हैं। तो ये आगे पेमेंट्स भी जो है वो बहुत रुक रुक के करते हैं, तो उतने अरसे में इनका जो डेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आपको इसकी एग्जांपल हम पाकिस्तान से दे देते हैं। आईपीपीएस को 500 करोड़ की पेमेंट की थी लास्ट प्राइम मिनिस्टर ने, आपने जैसे ही वो गवर्नमेंट में आए थे, 500 अरब रुपए की, कितना कह रहा हूँ, 500 अरब रुपए की पेमेंट यकमुश्त अदा की गई। तो वो 500 अरब जो यकमुश्त अदा किया गया था, उसकी वजह से आप ये देख लें वो काफी अरसे का, वो 3 से 4 साल का जो था वो सर 500 अरब के 5 बिलियन 500 अरब 500 अरब इतनी रुपए बड़ी की बात कर रहा हूँ, रुपया 500 अरब रुपया जो है ना उनको दिया गया था। तो अभी भी अगर हम देखें ना, हमारा गर्दिशी कर्जा राउंड अबाउट कितना पे चल रहा है, सर्कुलर डेट अगर पाकिस्तान का देखें तो वो काफी 25 ज्यादा चल रहा होगा। और सर्कुलर डेट ऑफ पाकिस्तान अगर आप देखें 2306 बिलियन का है रुपीस, ठीक है, 2306 बिलियन का जो है सर्कुलर डेट है। तो अब ये आपके सामने है। खैर हम बात कर रहे हैं डेट टू इक्विटी की, ये 75 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो हमारे पास 0.375 आएगा, जिसका मतलब है 37.5 जो है आपका परसेंट डेट है आपके एसेट्स के अगेंस्ट। यानी कि आपने 37.5% जो एसेट्स हैं वो आपने डेट के पैसों से खरीदे हैं। और इसके अगेंस्ट दूसरी रेशो अगर निकालते हैं हम, ठीक है, ये तो डेट टू इक्विटी रेशो निकाली है ना आपने, अब पहले हमने निकाली है डेट रेशो, ठीक हो गया। दूसरी है जी, आपने इक्विटी रेशो निकाल ली है। इक्विटी का मतलब क्या है, ये जो सेकंड पोर्शन था हमारा, पहले हमने किया था इस पोर्शन को, पहले ये पोर्शन हम कर रहे थे और अब हमने करना है इस पोर्शन को, देखना है कि ये जो पोर्शन है ये हमारी एसेट्स का कितने परसेंट है, यानी कि हमने एसेट्स अपनी इक्विटी से कितने परसेंट खरीदे हैं। तो हम क्या करेंगे जी, 40 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो इज इक्वल टू 4%, 40%, यानी कि 40% ये जो है हमारी इक्विटी निकलती। अच्छा याद रखना, डेट प्लस इक्विटी रेशो को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 है, 100 जो है वो 1 है। इसमें से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का एक पोर्शन है और दूसरा पोर्शन ऑनर्स इक्विटी का। याद रखिएगा, एक अगर 60 होगा तो दूसरा 40 होगा, एक अगर 30 होगा तो दूसरा 70 होगा, एक अगर 10 होगा तो दूसरा 90 होगा। तो दोनों का जो टोटल है वो इज इक्वल टू 1 बनेगा। ठीक है जी, 30% प्लस 70% इज इक्वल टू 100%। ये चीज आपने मद्देनजर रखनी है। डेट टू इक्वल 1% इज इक्वल टू, बेटा ये पोर्शन है ना, 100 के इक्वल होता है ना। 100 को अगर आप 1 समझें तो इसमें से 40 और 60 ये दोनों मिला के 100 ही बनेगा ना। वैसे भी वेरिफिकेशन लग रही जी वेरिफिकेशन हो जाएगी ना इस तरीके से। जी सर। अब आगे देखें जी, ये हमने टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स किया
तो ये हमें नजर आ गया कि 62.5% है। तो दूसरा क्या था, 37.5%। अब दो रेशो हमने निकाल ली है, एक डेट रेशो निकाली है और एक इक्विटी रेशो निकाली है। अब तीसरी जो है, हमने डेट टू इक्विटी रेशो निकाल चुके हैं हम लोग। हमने सिंपली ये जो डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी कर देना है, ये 37.5 रेशो 62.5 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, इसको कहते हैं हम डेट और इक्विटी दोनों की रेशोज कितनी है। सपोज अगर डेट 1 है और इक्विटी आपकी 3 है, तो तब भी आप इसको करेंगे जनाब, एक हिस्सा जो है डेट का है और 3 हिस्से आपकी इक्विटी के हैं, और ये जो हिस्सा मिला के आपकी टोटल इक्विटी जो है वो बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जाती है। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे और नजर आ रहा होगा जी बेटा। तो ये स्टॉक होल्डर का क्या है? मतलब आप नीचे वाले तो वो फार्मूला हमने किया, तो ऊपर वाला स्टॉक होल्डर। कौन सा स्टॉक बेटा? सर ये जो टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी का मतलब क्या होता है? स्टॉक होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर। होल्डर, स्टॉक होल्डर जो है वो शेयर होल्डर्स होते हैं। कॉमन शेयर होल्डर। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स। हाँ, सर शेयर कंपनी होल्डर के का मतलब क्या है? ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी। शेयर होल्डर्स का मतलब ये है कि वो मालकान है। जी सर। मालकान है तो उनकी इक्विटी को हम क्या कहते हैं? ऑनर्स इक्विटी। ओके ठीक है, सर, वो तो मुझे ये नीचे वाला फार्मूला और लग रहा था, ऊपर वाला और। नहीं, पहले हमने किया ऊपर वाला फॉर्मूला और हमने सिंपली ये दोनों फार्मूलाज की जो कैलकुलेशन थी, जो आउटकम थी, वो रेशो में यहाँ पे लिख दिया हमने। डेट टू इक्विटी रेशो, डेट 37.5%, इक्विटी 62.5%। जो कि बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि अगर आपका डेट है और इक्विटी है तो दोनों का टोटल मिला के आपका 1 के इक्वल होना चाहिए। 37.5% प्लस 62.5% इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 100% आपका बन जाएगा, 100% इनका टोटल आ जाएगा। ठीक हो गया? ओके सर। 1:4 का मतलब ये है कि 25:75 और इसका टोटल भी आपका 100 या 1% जो निकल आएगा, 1 जो है वो टोटल निकल आएगा। From creditor's point of view, the lower the debt ratio, the better. It means shareholder have contributed to the bulk of funds and margin of protection to the creditor is higher. अब creditors जो है वो किस तरह देखते हैं कंपनी को? एक कंपनी है जिसने तमाम एसेट्स अपने शेयर होल्डर्स के पैसों से खरीदे हुए हैं, तो कोई भी उसको उधार देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो कंपनी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है और अपने क्रेडिटर्स को इजीली वो पे ऑफ कर सकती है। इसके अगेंस्ट एक कंपनी है, उसने उसकी बैलेंस शीट अगर टोटल 100 है, सपोज बैलेंस शीट का टोटल उसका 100 है और उस 100 में से 40 उसने सुनहरी बैंक का देना है, और ठीक है जी, $40 उसकी ऑनर इक्विटी है और 20 इसने मुस्लिम कमर्शियल बैंक के इसने 20 देने हैं, तो जाके ये 100% बनता है। 60% वो डेट में है, तो आपके बैंक के पास उसकी बैलेंस शीट आती है। सपोज आपका बैंक है NIB बैंक, तो क्या आप इस कंपनी को उधार देंगे? जी बेटा, is it a wise decision to give loan to this company? जी स्टूडेंट्स, जी सर। आप नहीं इसका सर आपने क्वेश्चन क्या किए? ये तो बात अच्छी ना हुई बेटा। मैं कह रहा हूँ
एसेट्स सर का आपने टोटल कहा आपका 100 है, नहीं देंगे। एसेट्स आपका जी टोटल सर। 100 है, ठीक हो गया। जी सर। ये क्या हुआ है? एसेट्स का टोटल आपका 100 है और जी लाइबिलिटीज में आपकी दो लाइबिलिटीज है, एमसीबी बैंक की लॉन्ग टर्म है और सुनहरी बैंक की लॉन्ग टर्म है 20 और 40 की, ठीक हो गया। ऑनर इक्विटी आपकी सर। 40 की है और ये जो कंपनी है ये एनआईबी बैंक के पास जाती है और कहती है हमें लोन दे दो, तो वो नहीं देंगे। क्यों नहीं कैसे? देंगे बेटा? क्या रीजनिंग करेंगे? देंगे क्या हुआ है? दे भी देंगे। बिकॉज सर वो ऑलरेडी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा जाए तो 40% उसकी इक्विटी है, अगर ये भी ले लेते हैं तो फिर मतलब कि वो पे ऑफ नहीं कर सकते। क्या पे ऑफ नहीं करेंगे? पहली बात है लाइबिलिटी, मतलब उन पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लाइबिलिटी है, इसका मतलब कि भी ऑलरेडी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है। सपोज चलो मैं ये कहता हूँ छोड़ दो, लाइबिलिटी ज्यादा नहीं है, ये देखो जी, अगर मैं ये कह देता हूँ कि ये 30% इसकी है और 10% इसकी है, ठीक हो गया, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हम लगा देते हैं इधर, ठीक हो गया। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में डाल देते हैं हम 10 और 30, 40, 50 और 50% इसकी ऑनर इक्विटी है। तो क्या अब लोन दे दोगे इसको? सर इसको पहले कैलकुलेट करेंगे कि इसकी सबसे पहले करंट रेशियो क्या है, उसके हिसाब से अच्छा फिर उसको। अच्छा, आपने कहा जी इसकी करंट रेशो आप कैलकुलेट करेंगे। जी करंट रेशो क्या है इसकी? अच्छा जी, करंट रेशो इसकी आ रही है 2:1। आप क्या करेंगे? सर इट्स गुड, तो मैं जो है वो जाऊंगा इसके साथ। तो आप इसको पे ऑफ कर देंगे, जी सर। ठीक है, ये कह रहे हो ना? जी सर जी। इसको इसकी इस तरह 2:1 ना आ देखा रही। जाए तो 60 वाला भी बुरा नहीं है अगर हम 60 और 40 का रखें। अच्छा जो पहले वाले एग्जाम्पल अच्छा, उसको दे सकते हैं। उसको क्यों दे सकते हैं लोन? सर वो कवर कर लेगा मुझे। कैसे कवर जैसे करेगा? आपने जैसे ये एग्जांपल देके 50 यूं कर लो और इस तरह करके, तो फिर भी तो हम मान रहे हैं ना, तो वो 10% का ही है, ज्यादा तो ये नहीं है देखो, ना कम। ये एक मैंने आपको पहले चीज सिखाई थी, ये देखें, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फैक्टर आपने निगलेक्ट कर दिया है टोटली। इंटरेस्ट का फैक्टर निगलेक्ट कर दिया आपने। इंटरेस्ट कहाँ से पे करना है उसने? लोन की अमाउंट तो देगा ही देगा ना। सपोज एनआईबी से भी वो ले लेता है, 10% ले लेता है, ले लिया उसने, ऑनर इक्विटी 40 हो गई, अब आपका 100 कंप्लीट है। अब इसने जी इंटरेस्ट सर। देना है एनआईबी को भी, इंटरेस्ट देना है इसने एमसीबी को भी, इंटरेस्ट देना है इसने सुनहरी बैंक को भी, जी ठीक है। फिर तो मुश्किल। जी सर। तीन जगह पे उसने इंटरेस्ट देना है। इसके बाद चौथा काम, उसने डिविडेंड भी देने हैं, जी और अगर प्रेफर्ड स्टॉक वाले हैं तो उनको भी डिविडेंड देना है। क्या चीजें हैं? दो तरह के डिविडेंड देने हैं, 3 बैंक्स को इंटरेस्ट देना है। लो जी, चलो ये सिनेरियो आ गया। तो अब इसकी वजह से हमें आना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट के ऊपर बाकी वापस। इनकम स्टेटमेंट में हम वापस आएंगे और एक रेशो है जिसे कहते हैं टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड रेशो। क्या मुराद? कि आपने अपनी इंटरेस्ट की अमाउंट से कितने ज्यादा टाइम्स अर्न किया है, ठीक है। आप अपने इंटरेस्ट की पेमेंट को कितनी दफा पे ऑफ कर सकते हैं, ये भी एक रेशो है। लेकिन अब मैं आपको वापस लेके आता हूं यहाँ पे। देखिए बेटा, अगर आपकी रेशो 40 से कम है ना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की, देन यू आर इन अ गुड पोजीशन। 60% ऑफ योर एसेट्स मस्ट बी बैक्ड बाय योर ऑनर्स इक्विटी, ठीक है जी। और अगर आपकी इंडस्ट्री की रेशो चल रही है 50 डिवाइडेड बाय 50, 50% 50% चल रही है,
और आपकी रेशो 50 से कम है, देन यू आर डूइंग गुड। अगर इंटरेस्ट की रेशो चल रही है 50.50 और आपकी रेशो जा रही है 55 डिवाइडेड बाय 45, तो यू आर इन अ बैड कंडीशन। ठीक है जी। और इससे ऊपर तो आप स्टेक पे है ना, किसी भी टाइम आप कंपनी दिवालिया निकल सकता है, आपका कंपनी का दिवालिया निकल सकता है। आपकी कंपनी के ऊपर क्रेडिटर जो है वो कभी भी कॉन्फिडेंस शो नहीं करेंगे। पाकिस्तान में एक बहुत बड़े सेठ साहब के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी और फिर मियां मोहम्मद मंशा साहब ने एमसीबी के थ्रू जो है उनको लोन देने का कहा था कि हम आपको लोन देंगे, और एंड टाइम पे लोन नहीं दिया था। दिस स्कैंडल वाज revealed by the person who owned that company। एंड टाइम पे उनको रिफ्यूज कर दिया और बाद में उनकी कंपनी को फिर मियां मोहम्मद मंशा साहब ने परचेज कर लिया, नॉट अकॉर्डिंग टू मी बट अकॉर्डिंग टू द ऑनर ऑफ दैट कंपनी। कि मियां साहब ने पहले उनका लोन अप्रूव किया और जब वो लोन लेने के लिए गए तो उसको डिसअप्रूव कर दिया और बाद में उन्हीं की कंपनी को उन्होंने खरीद लिया। दिस इज हाउ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्क्स। और आगे आ जाते हैं। टाइम इंटरेस्ट अर्नड रेशो इसमें नहीं नजर आ रही मुझे, मैं देखता हूँ जी टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो आपकी कहाँ पे है। ओके 36 में ये जी डेट टू इक्विटी रेशो हमने देख ली है। अच्छा एक और चीज है लेवरेज। लेवरेज का मतलब है इट मींस ऑपरेटिंग अ बिजनेस विद बोरोड मनी। आप जब उधार लेके काम करते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, दैट मींस इट्स लेवरेज। इट शुड बी यूज्ड टू अर्न अ रिटर्न ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंटरेस्ट। ऑल्टरनेटिव टर्म्स फॉर दैट दिस इज गियरिंग। ठीक है जी, ऑल्टरनेट टर्म्स अगर आप इस्तेमाल करना चाहें दैट इज गियरिंग। अब ये मैं अपने फाइनेंस के स्टूडेंट्स को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि सपोज आपकी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो 100 रुपए पे आपको 5 रुपए वापस करने होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 100 रुपया आपने ऐसी जगह पे लगाया है जहां से आपको 5 रुपए रिटर्न आ रहा है, तो देन दैट इज ओके। क्या कह रहा हूं मैं? सर रिटर्न आपकी 5 आ रहा तो ओके। 100 रुपए आपने उधार लिया है, उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट थी 5 रुपीज। ठीक है, आपने जहां लगाया वहां से रिटर्न आ रहा है आपको 5 रुपए का, तो दैट इज ओके। ये दिस सिचुएशन इज ओके। ठीक है, क्योंकि अभी आप फाइनेंस की कॉस्ट देते रहेंगे लेकिन अल्टीमेटली दिस 100 रुपीज विल बी योर्स और आप इसका जो 5% रिटर्न है वो खुद कमाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये 4 हो जाता है देन दैट इज नॉट ओके। ये 1 रुपया जो है आपको अपने पास से अदा करना पड़ेगा फाइनेंस की कॉस्ट की मदद। ठीक हो गया? और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पे आपको रेट ऑफ रिटर्न 5 से ज्यादा का मिले। सपोज 7 मिलता है, तो क्या मतलब है इसका कि 2 रुपए जो है वो आपकी सेविंग्स हो जाएगी। ये मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स अमाउंट के साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ लगे। सर बड़ा मजे का पॉइंट था ये फाइनेंस कॉस्ट वाला ना। हाँ, फाइनेंस की कॉस्टिंग है आपकी 5% के ऊपर। ठीक है, आपने 100 रुपया लिया, 5% के ऊपर आपने रिटर्न देना, उसका मीन्स कि आपने फाइनेंस कॉस्ट देनी है उसकी 5 रुपीज की, 5% की। आपने जहां पे इन्वेस्ट किया वहां से आपको 7% रिटर्न आ रहा है, तो 5 तो आपने फाइनेंस की कॉस्ट में वापस कर देना है, तो 2 रुपए जो है वो आपकी